तो दोस्तों यूजेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पर मार्जिन्स को यूज करेंगे तो आपके जो एक्चुअल एलिमेंट का साइज है वो इतना ही रहेगा जितना कि टेक्स्ट है, और अगर आप माउस इसके ऊपर लाएंगे तो आपको बिल्कुल पिन पॉइंटेड माउस अपने लिंक के ऊपर लाना होगा। लेकिन ज्यादातर वेबसाइट्स में अगर आप देखें तो ऐसा होता है कि जैसे ही माउस आपका आपके लिंक के करीब आता है तो ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है या लिंक क्लिकेबल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में हमने अपनी नेविगेशन की स्टाइलिंग पर कुछ काम किया था और CSS में अवेलेबल डिफरेंट वैल्यू यूनिट्स को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम अपनी नेविगेशन की स्टाइलिंग पर काम जारी रखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी एडिटर की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने 009.html फाइल क्रिएट की थी और उसके साथ ही ये पेयर्ड 009-styles.css फाइल क्रिएट की थी। तो इस वीडियो के लिए हम इसकी कॉपी बना लेते हैं और इसको 010.html का नाम दे देते हैं। इसी तरह हम अपने स्टाइल्स की कॉपी बनाएंगे और फाइनली हम अपनी HTML फाइल में इस लिंक को अपडेट करेंगे। इसके साथ ही हम इस पेज को अपने लाइव सर्वर में ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा ये पेज वही है जहां लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था और अब हम इस पर फर्दर काम करेंगे। एक काम हम यहाँ पर ये करेंगे कि एक सेपरेट टैब में अपना रेफरेंस वेब पेज खोल लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास यहाँ पर अगर हम इस पेज को इंस्पेक्ट करें तो एक आउटर कंटेनर है। और बाय द वे, यहाँ कंटेनर जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब यूजुअली ये डिव टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये हेडर या नैव है। क्योंकि इनका काम सिर्फ डिफरेंट एलिमेंट्स को कंटेन करना होता है, इसलिए हम इन्हें कंटेनर एलिमेंट्स भी कह देते हैं। तो ये जो हमारे पास कंटेनर है हेडर का, ये हमारा एंड टू एंड विड्थ तक जाएगा और उसके बाद हमारे पास जो ये आइकॉन और नेविगेशन लिंक्स का एरिया है, ये हमारे पास सेंटर में एक नैव का कंटेनर कंटेन करेगा। तो इसको सेंटर करने के लिए जो पहला कॉन्सेप्ट हम आज देखेंगे वो है मार्जिन्स का कॉन्सेप्ट। वापस चलते हैं अपने एडिटर की स्क्रीन की तरफ। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं यहाँ अपेंडिक्स में एक फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम हम रखेंगे margins.html और इसी के लिए हम एक CSS फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे margins.css। इस पेज में सबसे पहले अपना टाइटल सेट कर लेते हैं। दूसरा काम जो यहाँ हम करेंगे वो ये कि अपनी dset.css फाइल को इस फाइल के साथ लिंक करेंगे और उसकी वजह ये है कि हम देख चुके हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन हमारा ब्राउज़र हमारे एलिमेंट्स पर अप्लाई करता है और जब हम मार्जिन्स को देखेंगे तो ये बड़ा ज़रूरी है कि वो डिफ़ॉल्ट मार्जिन्स हमारे अपनी स्टाइलिंग के साथ इंटरफेयर ना करें। इस पाथ को हम एडजस्ट कर लेते हैं और इसी तरह अपनी जो कस्टम इस पेज के लिए हमने स्टाइल शीट बनाई है उसे भी अटैच कर लेते हैं। इसका नाम margins.css है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक ब्लैंक HTML पेज क्रिएट कर लिया है, उसे टाइटल दे दिया है मार्जिन्स का, अपनी reset.css फाइल यहाँ अटैच कर ली है और अपनी कस्टम margins.css फाइल भी यहाँ पर लिंक कर ली है। तो इस पेज को हम ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं और हमारे सामने हमारा ब्लैंक पेज आ चुका है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं जिसमें से पहला एलिमेंट h1 हेडिंग है जिसको हमने क्लास दे दी है हेडिंग 1 की, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट है। उसके बाद हमारे पास एक डिव एलिमेंट है जो कि अगेन h1 की तरह ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। उसके अंदर हमारे पास स्पैन के दो एलिमेंट्स हैं जो कि इनलाइन एलिमेंट्स हैं। इनको भी मैंने कुछ क्लासेस दे दी हैं, स्पैन 1 और स्पैन 2 की। तो सबसे पहले इस पेज को एक दफ़ा अपने ब्राउज़र में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले टॉप पर एक हेडिंग है, उसके बाद हमारे पास एक डिव है और उसमें दो स्पैन एलिमेंट्स हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने मार्जिन्स को देखने के लिए इन एलिमेंट्स को कुछ स्टाइल देंगे। अपनी हेडिंग 1 को मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा येलो का और इसी तरह अपने जो स्पैन 1 और स्पैन 2 के एलिमेंट्स हैं उनको भी मैं बैकग्राउंड कलर येलो दूंगा। फिलहाल हम स्पैन 2 को भी यहीं पर टारगेट कर लेते हैं। तो हमारे स्पैन 1 और स्पैन 2 को हमने बैकग्राउंड कलर्स दिए हैं येलो के और हेडिंग 1 को बैकग्राउंड कलर दे दिया है येलो का। अब हम इस पेज को एक दफ़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों, मार्जिन्स का काम जैसे कि इनके नाम से ही पता लगता है, कुछ स्पेसिंग अपने एलिमेंट्स के दरमियान में ऐड करना होता है। तो मिसाल के तौर पर हम अगर चाहते हैं कि हमारे ये जो दोनों ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स हैं जिसमें ये नीचे डिव है और ऊपर h1 है, इनके दरमियान में कुछ स्पेस हो तो हम इन्हें कुछ मार्जिन दे सकते हैं।
और ये मार्जिन हम इस हेडिंग को भी दे सकते हैं और इस नीचे वाले div एलिमेंट को भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी हेडिंग को टारगेट करते हैं। तो दोस्तों मार्जिन असाइन करने के लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एक एलिमेंट के डिफरेंट साइड्स को टारगेट करती हैं। तो मिसाल के तौर पर मार्जिन टॉप अगर हमने इसे देना हो तो हम यहाँ पर 1 rem का मार्जिन देकर इसे चेक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो हेडिंग थी उसके टॉप पर ये जो आपको ऑरेंज हाईलाइट आपको नज़र आ रही है, ये हमारा मार्जिन है। और अगर हम इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लें और राइट साइड पर नीचे आकर देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम है जिसमें हमें ये बता रहा है कि हमारे पास 16 पिक्सल्स का मार्जिन यहाँ पर अप्लाइड है। लेकिन ये जो पैडिंग है और बॉर्डर है इसके ऊपर हमें डैशेज नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब इसे कोई वैल्यू असाइन नहीं है। और मार्जिन में सिर्फ टॉप पर हमें 16 पिक्सल्स नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरह हमारे पास दूसरी साइड्स के मार्जिन भी अवेलेबल होते हैं, उन्हें अप्लाई करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसे मार्जिन राइट दे सकते हैं, अगेन 1 rem का। मार्जिन बॉटम दे सकते हैं 1 rem और मार्जिन लेफ्ट दे सकते हैं 1 rem का। अब चलकर हम इसका रिजल्ट देखते हैं। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास अब अपनी चारों साइड्स पर 1 rem का मार्जिन मौजूद है। और इस डायग्राम में भी आपको यहाँ नज़र आएगा कि 1 rem क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल्स होता है, तो यहाँ पर हमें चारों साइड्स पर 16 पिक्सल्स नज़र आ रहा है। और विजुअली भी हमें इस एलिमेंट के अराउंड चारों साइड पे स्पेसिंग नज़र आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसे फिलहाल 1 rem की वैल्यू दी है। तो यहाँ पर आप जैसे हमने हाइट में यूज़ किया था, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू यूनिट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर पिक्सल्स में वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पे आप इंचेस में और सेंटीमीटर्स में भी इवन वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन वो यूनिट्स हम यहाँ पर ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर आप पिक्सल्स, एम्स या रेम्स की तरफ जाएंगे और मेरा प्रेफर्ड वे रेम्स को यूज़ करने का है। तो हम यहाँ पर फिलहाल इसे 1 rem ही छोड़ देते हैं और उसके बाद इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। तो दोस्तों मार्जिन की जो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी हमारे पास मौजूद होती है जिसे हम सिंपली मार्जिन और कॉलन के साथ वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, इसमें आप डिफरेंट तरह से वैल्यू पास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर 1 rem कह दूँ तो इस वक्त ये जो मेरा मार्जिन है ये चारों साइड्स पर अप्लाई होगा, यानी कि मैं इन सारी स्टेटमेंट्स को कमेंट कर सकता हूँ और ये मेरा मार्जिन जैसा था वैसा ही रहेगा। हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास अभी भी 16 पिक्सल्स का मार्जिन चारों साइड पर मौजूद है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास टॉप, बॉटम और राइट, लेफ्ट दोनों में डिफरेंट वैल्यूज हों, तो मैं यहाँ पर 1 rem और 2 rem कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसको समझने का तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पर 2 वैल्यूज इंस्टेड ऑफ 1 वैल्यू पास करेंगे तो आपकी जो पहली वैल्यू है वो टॉप और बॉटम पर अप्लाई होगी और सेकंड वैल्यू आपकी लेफ्ट और राइट पर अप्लाई होगी। तो हमारे पास अभी 1 rem ऑन टॉप एंड बॉटम होगा और 2 rem का मार्जिन लेफ्ट और राइट साइड पर होगा। इसको सेव करते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास राइट और लेफ्ट साइड पर 32 पिक्सल्स यानी 2 rems का मार्जिन आ गया है और टॉप और बॉटम पर 16 पिक्सल्स का मार्जिन ही मौजूद है। इसी तरह दोस्तों एक स्टेप आगे हम इस मार्जिन की शॉर्ट हैंड को ले जा सकते हैं और यहाँ पर चारों साइड्स के मार्जिन अलग अलग भी दे सकते हैं, यानी कि अगर आपको चारों साइड्स के मार्जिन डिफरेंट चाहिए हों तो इस शॉर्ट हैंड के जरिए जो आपका तरीका होगा वो ये कि जो पहली वैल्यू है वो आपकी टॉप पे जाएगी, सेकंड वैल्यू आपकी राइट पे जाएगी, थर्ड वैल्यू आपकी बॉटम पे जाएगी और फोर्थ वैल्यू आपकी लेफ्ट पर अप्लाई होगी। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक सर्कल है जो कि स्टार्ट टॉप से होता है और फिर क्लॉकवाइज चलता है, यानी टॉप, राइट, बॉटम और देन लेफ्ट। तो ये आपका एक क्लॉकवाइज सर्कल चलता है जो कि आपकी वैल्यूज को कवर करता है। तो हमारे पास टॉप पर 1 rem, राइट पर 2 rem, बॉटम पे 3 rem और लेफ्ट पर 4 rem की स्पेसिंग यहाँ पर अब आ जाएगी। हम इसे सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि टॉप 1 rem, देन यहाँ पर 2 rem, फिर नीचे 3 rem और लेफ्ट पर हमारे पास 4 rem यानी कि 64 पिक्सल्स का मार्जिन यहाँ पर आ गया है। तो दोस्तों ये था मार्जिन हमारे ब्लॉक लेवल के एलिमेंट के लिए और ब्रीफली हम ये चीज़ पहले भी पैडिंग के जरिए डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसे एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं कि इनलाइन एलिमेंट्स के लिए हमारा मार्जिन डिफरेंट तरीके से काम करता है। इनलाइन एलिमेंट्स में हमारा जो मार्जिन है और पैडिंग्स हैं वो हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यानी कि लेफ्ट और राइट पर सही से काम करती हैं, लेकिन टॉप और बॉटम पर ठीक से काम नहीं करती। और अगर आपको उनका इफेक्ट वहाँ चाहिए हो तो आप इसे डिस्प्ले टाइप इनलाइन ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर मार्जिन दे दें, मिसाल है 10 rems का, जो कि हमें क्लियरली नज़र आ सके इसका इफेक्ट। हम इसे सेव करते हैं और वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र में
तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट करूं तो हमारे पास 10 रैम्स का ये मार्जिन है, जो कि यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि 160 पिक्सल्स होना चाहिए, लेकिन अपेरेंटली आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि हम अगर इसे सिलेक्ट करें तो हमें सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड पर ऑरेंज में ये हाईलाइट्स नज़र आ रही हैं और टॉप और बॉटम पे इसका इफेक्ट नहीं आ रहा। तो अगर हमने अपने इनलाइन एलिमेंट के ऊपर मार्जिन अप्लाई करना हो तो हम उसे इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें चारों साइड्स पर अपने मार्जिन नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, मार्जिन से रिलेटेड एक आखिरी चीज़ कि मार्जिन्स को हम यूजुअली अपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये चीज़ अचीव करने के लिए और भी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टली अगर आपने एक एलिमेंट को सेंटर करना हो तो उसके लिए मार्जिन सबसे एफिशिएंट टूल है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसकी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं यहाँ पर इस 10 रैम्स की वैल्यू को 1 रैम कर देता हूँ और इसका जो पेरेंट एलिमेंट है उसे एक क्लास दे देता हूँ। तो हमने इसे स्पैन कंटेनर की एक क्लास दे दी है। हम इसे टारगेट करेंगे और सबसे पहले पेज को सेव करके एक चीज़ ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं। अगर हम अपने इस एलिमेंट को, जो कि कंटेनर एलिमेंट है इन दोनों स्पैन्स का, अगर इसे इंस्पेक्ट करके देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल विड्थ है वो हमारे स्क्रीन की विड्थ है। और उसकी वजह ये है कि ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स हैं, और ये डिव एक ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है, वो बाय डिफ़ॉल्ट पूरी लाइन की जो स्पेस होती है अपनी स्क्रीन पे वो एक्वायर कर लेता है। तो इस वक्त हमें नज़र तो ऐसा आ रहा है कि यहाँ पर कुछ वाइट स्पेस है, लेकिन एक्चुअल में ये वाइट स्पेस नहीं है, बल्कि ये पूरी इस कंटेनर की विड्थ है। तो अगर हमने इस डिव एलिमेंट के चिल्ड्रन को या इसके कंटेंट को सेंटर करना है तो उसके लिए हमारे पास कोई खाली जगह मार्जिन्स की फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए जिसके अंदर हम इसको मूव कर सकें। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर अभी कोई एम्प्टी स्पेस मौजूद नहीं है, बल्कि ये जो कंप्लीट एंड टू एंड रो है ये हमारा स्पैन कंटेनर ही है। तो सबसे पहला हमारा जो काम इसे सेंटर करने के लिए यहाँ होगा वो ये कि हम इस कंटेनर की विड्थ को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ एम्प्टी स्पेस निकल सके और इसकी विड्थ एंड टू एंड ना हो। और जब एम्प्टी स्पेस यहाँ पर निकल आएगी तब हम इसे मार्जिन्स के जरिए सेंटर कर सकते हैं। तो हम इसके लिए मल्टीपल तरीके यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला ये कि मैं इस कंटेनर को कुछ विड्थ दे सकता हूँ, मिसाल के तौर पे 100 पिक्सल्स। अभी हम इसे सेव करके इसका इफेक्ट देख लेते हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर हवर करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो कंटेनर था ये अब 100 पिक्सल्स हो गया है। इनलाइन एलिमेंट्स मेरे जो थे वो ऑटोमेटिकली स्टैक होके नीचे आ गए हैं, क्योंकि अब हमारे पास इन दोनों को कंटेन करने के लिए जगह नहीं। और राइट साइड पर जो सारा हमारे पास एरिया है ऑरेंज में, ये मार्जिन के तौर पर हमें नज़र आ रहा है या ये एक एम्प्टी स्पेस है। तो अगर हम इसे एक दफ़ा रिव्यू करें तो मैं अगर इस विड्थ को यहाँ पर राइट साइड पर स्विच ऑफ करूँ और हम इसे इंस्पेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लू में पूरा कंटेनर की विड्थ है और यहाँ पर कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है। और जैसे ही मैं इस विड्थ को यहाँ अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास अब यहाँ पर ये ऑरेंज में यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है और ये बेसिकली ब्राउज़र मार्जिन की फॉर्म में क्रिएट करता है। तो इस मार्जिन को हम यूटिलाइज करके इसको इस पेज के सेंटर में ला सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और यहाँ से जो पहला हम काम करेंगे वो ये कि इस विड्थ को 100 पिक्सल की बजाय हम फिट कंटेंट की एक वैल्यू होती है वो दे देंगे, जिसकी वजह से इसका जो डिफ़ॉल्ट कंटेंट है उतनी इसकी विड्थ हो जाएगी। तो बजाय इसके कि हम अपने कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करें कि वो 2 लाइंस पे चला जाए, हम फिट कंटेंट के जरिए इसको देख लेते हैं ये कैसे बिहेव करता है। अब अगर आप यहाँ पर इसे इंस्पेक्ट करें तो आप देख सकेंगे कि हमारे जो दोनों एलिमेंट्स थे वो यहाँ पर एक ही लाइन में मौजूद हैं जैसे कि उन्हें होना चाहिए, और जो बाकी स्पेस है हमारी वो अब मार्जिन बन गई है और हमारे जो कंटेनर था वो सिर्फ उतनी ही जगह ले रहा है जिसमें ये दोनों एलिमेंट्स फिट आ सकें। तो दोस्तों, इस कंटेंट को अब हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए हमें करना ये होगा कि मार्जिन की प्रॉपर्टी की एक वैल्यू होती है ऑटो की, जो कि ऑटोमेटिकली अवेलेबल मार्जिन को एक साइड पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो मिसाल के तौर पर अभी हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर राइट साइड पर सारा मार्जिन है और लेफ्ट साइड पर कोई मार्जिन नहीं है। तो हम ये सारा मार्जिन उठाकर अगर लेफ्ट साइड पर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो हम मार्जिन लेफ्ट को ऑटो सेट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो सारा मार्जिन था हमारा, ये ब्राउज़र ने राइट से उठाकर लेफ्ट साइड पर, जिसे हमने ऑटो की वैल्यू दी थी, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो दोस्तों, अगर हमने इस पेज को सेंटर में लेके आना हो तो हम इसे मार्जिन लेफ्ट ऑटो और मार्जिन राइट ऑटो ये दोनों वैल्यूज दे सकते हैं, और इसकी वजह से हमारा जो अवेलेबल मार्जिन है वो लेफ्ट साइड पर आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और राइट साइड पर आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं
कि हमारा ये जो कंटेंट था ये पेज के सेंटर में आ चुका है। तो ये एक ऐसी अप्रोच है जिसके जरिए ब्लॉक लेवल कंटेंट को हम पेज में हॉरिजॉन्टली सेंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मार्जिन से मिलता जुलता एक पैडिंग का कॉन्सेप्ट है, हम इसी वीडियो में उसे भी कवर कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इस पेज की एक कॉपी बनाता हूँ जिसे मैं पैडिंग्स का नाम दूंगा, और इस CSS फाइल की एक कॉपी बना लेता हूँ जिसे मैं पैडिंग्स का नाम दे देता हूँ, और अपनी इस CSS के पाथ को ठीक कर लेता हूँ। इस पेज को हम सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा पेज वैसा ही नज़र आ रहा है क्योंकि इस पर फिलहाल वही CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाइड हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ क्लीन अप किया है। बैकग्राउंड कलर्स हमारे वही हैं, डिस्प्लेस को भी हमने नहीं छेड़ा, और हमारा जो मार्जिन था उसको मैंने पैडिंग से रिप्लेस कर दिया है। तो दोस्तों, ये जो पैडिंग की प्रॉपर्टी है ये एग्जैक्टली मार्जिन की तरह ही काम करती है, सिवाय उस ऑटो वाले फीचर के, जो कि ऑटो की वैल्यू आप पैडिंग को नहीं दे सकते, लेकिन बाकी का इसका जो सारा वर्किंग है वो बिल्कुल मार्जिन की तरह ही काम करती है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो आपका मार्जिन होता है वो आपके एलिमेंट्स के बाहर की साइड पर स्पेसिंग क्रिएट करता है। तो मिसाल के तौर पर अगर हम अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो दो एलिमेंट्स थे, मार्जिन्स इन दोनों के दरमियान में स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। तो जो हमारा एक्चुअल एलिमेंट है वो ये हेलो का एलिमेंट है, जो कि बिल्कुल छोटा सा येलो बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है, और मार्जिन की वजह से इन दोनों के दरमियान, जो कि ये हेलो और वर्ल्ड के दो हमारे एलिमेंट्स थे, इनके दरमियान ये स्पेस आ गई है। तो ये हमारा मार्जिन का काम है। तो दोस्तों, पैडिंग्स के केस में ये जो हमारी स्पेसिंग होती है ये हमारे एलिमेंट्स के अंदर आ जाती है। जैसे कि अगर मैं इस एलिमेंट के ऊपर हवर करूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्पेसिंग थी ये इस एलिमेंट के एजेस से बाहर नहीं बल्कि एलिमेंट के एजेस के अंदर क्रिएट हुई है। ये जो हमारा बैकग्राउंड कलर है यही हमें बता रहा है कि हमारी जो ये स्पेसिंग थी, जो कि मार्जिन्स के केस में हमारा एलिमेंट सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड था, लेकिन पैडिंग्स के केस में ये जो बैकग्राउंड का एरिया बढ़ गया है यही हमें बता रहा है कि हमारा जो एक्चुअल एलिमेंट जिसका बैकग्राउंड कलर येलो है उस एलिमेंट का साइज ही बढ़ गया है। तो ये हमारा डिफरेंस है पैडिंग और मार्जिन्स के दरमियान। पैडिंग से रिलेटेड जो एक आखिरी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हमारे CSS बॉक्स मॉडल से रिलेटेड है। तो बेसिकली आप अपने HTML में अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर हवर करें, इसे इंस्पेक्ट करें, तो आप देख सकेंगे कि ये सब एक बॉक्स की तरह नजर आते हैं। और ये जो बॉक्सेस हैं इनकी जो डायमेंशंस हैं, अगर आप राइट साइड पर जाएं तो ये कैलकुलेट होती हैं किस तरह कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पर राइट साइड पर अपने कोड इंस्पेक्टर में देखें तो दरमियान में आपके पास अपने एक्चुअल एलिमेंट की विड्थ आ जाती है, उसके बाद इसमें पैडिंग ऐड होती है, और फिर अगर आपके पास कोई बॉर्डर हो तो वो भी इस एलिमेंट की एक्चुअल विड्थ में ऐड हो जाता है। अगर हम इसके ऊपर हवर करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 71.6 पिक्सल्स इसकी टोटल विड्थ नज़र आ रही है। आप जब अपनी CSS के जरिए स्टाइलिंग करते हैं तो बाज़ दफ़ा आप अपने एलिमेंट्स को एक ख़ास विड्थ देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहूँ कि मेरे इस एलिमेंट की, जो कि वर्ल्ड वाला स्पैन है, इसकी विड्थ 100 पिक्सल्स हो, तो आप नॉर्मली चाहेंगे ये कि ये जो टोटल एलिमेंट है इंक्लूडिंग इसकी पैडिंग और इसका बॉर्डर, इस टोटल की विड्थ 100 पिक्सल्स हो जाए, ताकि आपकी कैलकुलेशंस में, जो कि आप डिज़ाइन के हिसाब से करते हैं, कोई इश्यूज़ ना आए। लेकिन जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस वर्ल्ड वाले स्पैन को सेलेक्ट करूं और यहाँ अपने एलिमेंट्स के स्टाइल्स में आकर इसे विड्थ दे दूं 100 पिक्सल्स की, तो आप चाहेंगे ये कि ये जो टोटल एलिमेंट है इसकी विड्थ 100 पिक्सल्स हो जाए। लेकिन हम अगर इसे हवर करके देखें तो आप देखेंगे कि इसकी विड्थ 132 पिक्सल्स नज़र आ रही है। ये जो हमारे पास नीचे टूल टिप आ रही है इसके टॉप पर लिखा है 132/48, इसका मतलब इसकी विड्थ इस वक्त 132 पिक्सल्स हो गई है, जबकि हम इसे 100 पिक्सल्स चाहते थे। तो हुआ कुछ यूँ है कि इसने 100 पिक्सल्स जो विड्थ सेट की है वो एक्चुअल अंदर वाले एलिमेंट की विड्थ इसने 100 पिक्सल्स कर दी है। उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट रूल बॉक्स एलिमेंट्स का मैंने आपको बताया, इसने पैडिंग को उसमें ऐड किया, जो कि दोनों साइड पे 16 पिक्सल्स थी, तो ये 132 पिक्सल्स हो गई। इसी तरह अगर हमारे पास इस एलिमेंट पर कोई बॉर्डर होता तो ये इससे भी ज़्यादा हो जाती, और इसकी वजह से हमारी जो कैलकुलेशंस हैं जो हम डिज़ाइन के हिसाब से करते हैं वो डिसरप्ट हो सकती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो बिहेवियर है ये कुछ इस तरह हो कि अगर मैं 100 पिक्सल्स इसकी विड्थ स्पेसिफाई करूं तो इसमें ये पैडिंग इंक्लूडेड हो, और अगर कोई बॉर्डर्स हैं तो वो भी इंक्लूडेड हो, यानी कि टोटल पैडिंग, इंटरनल एलिमेंट की विड्थ और बॉर्डर की विड्थ मिला के 100 पिक्सल्स बने, तो हम इसे एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं जो कि होती है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की। तो बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी है और इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट बॉक्स होती है। हम इसे बॉर्डर बॉक्स अगर सेट कर दें
तो अब अगर मैं इसके ऊपर इंस्पेक्ट करूं तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर इसकी जो टोटल विड्थ है वो 100 पिक्सल्स हो गई है, जिसमें पैडिंग इंक्लूडेड है। इस तरीके से हम अपने जो बॉक्स मॉडल की साइजिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि नॉर्मली मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स में डिफ़ॉल्ट सेट कर देता हूँ कि सारे आइटम्स की जो बॉक्स साइजिंग है वो बॉर्डर बॉक्स के मुताबिक कैलकुलेट हो। तो दोस्तों हम अपनी जो प्रोजेक्ट की मेन CSS फाइल है उसमें जाएंगे, जो कि 010-styles.css अभी चल रही है। इस पे हम टॉप पर आकर एक यूनिवर्सल सिलेक्टर डालेंगे जो कि हमारे HTML पेज के सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेता है। यहाँ पर हम वो प्रॉपर्टी असाइन कर देंगे और इसकी वजह से ये जो हमारा पेज है इसके सारे एलिमेंट्स को बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स असाइन हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर हम फ्यूचर में अपने किसी एलिमेंट को कोई विड्थ दें या कोई हाइट दें तो पैडिंग्स और बॉर्डर्स उसके साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट्स मार्जिन्स और पैडिंग्स के भी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप बार बार अपने पेजेस में यूज़ करेंगे। तो हम चलते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी नेविगेशन बार पर अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ ब्राउज़र में देखें तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये कि ये जो दरमियान में हमारे पास ये जो नैव का कंटेनर है इसका साइज़ हमने लिमिट करना है ताकि ये पेज के सेंटर में रह सके। हम यहाँ पर अपना 010.html पेज और इसकी CSS ओपन कर लेते हैं और पहला काम जो यहाँ करेंगे वो ये कि ये जो टॉप नैव है इसकी विड्थ को हम लिमिट करेंगे। विड्थ के लिए हम यहाँ पर सिंपली विड्थ की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी है, जिसका मतलब ये है कि ये हमारे कंटेनर की मैक्सिमम विड्थ होगी। अगर हम इस मैक्सिमम विड्थ को रीच कर लेंगे तो ये कंटेनर इससे बड़ा नहीं होगा। तो हम यहाँ पर 1140 पिक्सल्स यूज करेंगे, जो कि एक एक्सीडेंटल फिगर नहीं है बल्कि एक पॉपुलर CSS का फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप। उनके जो कंटेनर लेवल के एलिमेंट्स होते हैं उनका ये साइज होता है। आप यहाँ पर चाहें तो कोई भी साइज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल 1140 पिक्सल्स को यूज करूंगा और इसे रेम्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जिसका तरीका हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो ये हमारी मैक्सिमम विड्थ हो गई। तो अभी चलकर इसका इफेक्ट देख लेते हैं। अगर हम ब्राउजर में आए तो यहाँ पर अगर हम इसके ऊपर हवर करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा एलिमेंट है इसके राइट साइड पर कुछ मार्जिन आ गया है जो कि एम्प्टी स्पेस है, और ये जो हमारी बॉर्डर लाइन है यहाँ तक हमारी 1140 पिक्सल्स की विड्थ है। अब अगर हम इस पेज को बड़ा करते जाएंगे तो हमारी जो ये विड्थ है ये यहाँ 1140 तक ही रहेगी और हमारा जो मार्जिन है वो इंक्रीज होता जाएगा। इसकी जगह अगर हम इस स्क्रीन को छोटा करें तो मैं अगर अपने राइट साइड वाले पैनल को यहाँ से ड्रैग करके स्क्रीन को छोटा करूं तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि अब अगर आप लेफ्ट साइड पर टूल टिप देखें तो आपका ये जो कंटेनर है इसका साइज, और हम इसे सिलेक्ट करके अपने राइट साइड पर यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारा ये जो कंटेनर है इसका साइज अब 812 पिक्सल हो गया है। इसका मतलब ये है कि स्क्रीन के साइज छोटा करने पर ये उसके हिसाब से एडजस्ट होता जाएगा, लेकिन जब हमारी स्क्रीन बड़ी होगी तो मैक्सिमम विड्थ जो इसको मिल सकती है वो 1140 पिक्सल्स है। उसके बाद हमारा बाकी का एरिया मार्जिन कंसीडर होगा। तो अब हमें अगर इस एलिमेंट को सेंटर करना है तो हम इस मार्जिन को यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि हमने दूसरे सेक्शन में देखा है, और अपने एडिटर में आकर यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट ऑटो और मार्जिन राइट ऑटो की वैल्यूज इसे दे सकते हैं। या दूसरा तरीका इसका यह भी है कि अगर हमें टॉप और बॉटम पर कोई मार्जिन नहीं चाहिए तो हम सिंपली यहाँ पर 0 ऑटो कर सकते हैं, जिसका मतलब कि टॉप और बॉटम पर 0 पिक्सल्स और लेफ्ट और राइट पर ऑटो का मार्जिन होगा। हम इसे सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि अगर मैं अपनी स्क्रीन को बड़ा करूं तो हमारा ये जो कंटेनर एलिमेंट है ये अब स्क्रीन के सेंटर में आ चुका है। इसके साथ ही दोस्तों जो हम नेक्स्ट काम इस नेविगेशन पर करेंगे वो ये कि इन नैव लिंक्स को थोड़ा सा स्टाइल करेंगे और यहाँ पर हमारी पैडिंग्स यूटिलाइज होंगी। तो वापस चलकर एक दफ़ा अपने रेफरेंस प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो हमारे नैव लिंक्स हैं ये इवनली स्पेस्ड आउट हैं, और इसमें जो एक नोटिसेबल चीज़ है वो ये कि हमारे पास एक हवर इफेक्ट है। ये जो हवर इफेक्ट है ये उस वक्त आता है जब हमारा माउस इन एलिमेंट्स पर जाता है। तो दोस्तों यूजेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पर मार्जिन्स को यूज करेंगे तो आपके जो एक्चुअल एलिमेंट का साइज है वो इतना ही रहेगा जितना कि टेक्स्ट है, और अगर आप माउस इसके ऊपर लाएंगे तो आपको बिल्कुल पिन पॉइंटेड माउस अपने लिंक के ऊपर लाना होगा। लेकिन ज्यादातर वेबसाइट्स में अगर आप देखें तो ऐसा होता है कि जैसे ही माउस आपके लिंक के करीब आता है तो ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है या लिंक क्लिकेबल हो जाता है। इसी तरह अगर मैं राइट साइड पर अपने माउस को मूव करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर
अपने लिंक के करीब आते ही ये जो हमारा नैव लिंक है ये एक्टिवेट हो गया है, या ये बता रहा है कि अब यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं। और उसकी वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ पैडिंग्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये जो एक्चुअल एलिमेंट है इसका साइज इंक्रीज हो चुका है, और ये जो स्पेसिंग हमें नजर आ रही है ये उस पैडिंग की वजह से है। तो अब हम अपने नैव लिंक्स के ऊपर यूं ही पैडिंग्स को अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे ये इफेक्ट अचीव किया जा सकता है। तो वापस चलते हैं अपने एडिटर विंडो की तरफ, और यहाँ पर हम अपने जो लिंक्स हैं जो कि एंकर टैग्स हैं उनको टारगेट करेंगे। हम इस सिलेक्टर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एंकर टैग्स को डिसेंडेंट सिलेक्टर के जरिए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसे कुछ स्टाइलिंग देंगे। तो सबसे जो पहला स्टाइल है वो हमारा पैडिंग होगी। तो दोस्तों इसको जो हम पैडिंग देंगे वो टॉप और बॉटम पर 0.5 रैम्स की होगी, यानी कि तकरीबन 8 पिक्सल्स, और लेफ्ट और राइट पर पूरे 16 पिक्सल्स या 1 रैम होगी। हम इसे सेव करते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे एलिमेंट्स बड़े अच्छे तरीके से स्पेस आउट हो गए हैं। और अब यहाँ पर ये जो स्पेसिंग है ये पैडिंग की वजह से है। इसका मतलब कि हमारे एलिमेंट का साइज ये अब इंक्रीज हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर एक चीज चेक करेंगे जो कि बहुत जरूरी है, और ये भी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसे टेस्ट करने में मदद करेगी, कि हम इस स्क्रीन का साइज थोड़ा छोटा करेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ टॉप और बॉटम पर हमारी पैडिंग्स काम नहीं कर रही। उसकी वजह यह है कि ये जो हमारे एंकर एलिमेंट्स हैं ये बाय डिफॉल्ट इनलाइन टाइप के होते हैं, और इस वजह से जैसे कि हम देख चुके हैं कि इनलाइन एलिमेंट्स पर टॉप और बॉटम पर मार्जिन और पैडिंग्स ठीक से काम नहीं करती। तो इसको फिक्स करने के लिए हम अपने एंकर एलिमेंट को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का देंगे, ताकि ये सेम लाइन में भी रहे और इसके ऊपर पैडिंग्स और मार्जिन भी असर कर सकें। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं हमारी जो पैडिंग्स थी वो प्रॉपरली काम कर रही हैं। नेक्स्ट काम जो हम यहाँ करेंगे वो ये कि इन एलिमेंट्स का कलर चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट कलर को चेंज करने के लिए कलर की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और यहाँ पर आप कोई भी कलर, जिस तरह हम पहले दे चुके हेक्स कोड, RGBA या नेम्ड कलर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कलर सेलेक्ट कर रखा है, ये एक डार्क ग्रे का शेड है, इसे हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे लिंक्स थे इनका कलर अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट CSS की प्रॉपर्टी जो हम यहाँ अप्लाई करेंगे वो ये कि ये जो लिंक्स हैं इनका टेक्स्ट हमेशा अपर केस में या कैपिटल में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, कैपिटलाइज का मतलब है कि जो पहला अल्फाबेट है सिर्फ वो कैपिटल होगा, लोअर केस का मतलब कि सारे अल्फाबेट्स इसके लोअर केस में होंगे या स्मॉल लेटर्स होंगे, और अपर केस का मतलब है कि सारे हमारे जो अल्फाबेट्स हैं वो कैपिटल में आएंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ पर चाहते हैं। इसको सेव करेंगे और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल्दो हमारी HTML में हमने टेक्स्ट को कैपिटलाइज करके लिखा था, यानी कि H बड़ा और OME छोटा, लेकिन ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने से हमारा जो सारे अल्फाबेट्स हैं वो अब कैपिटल हो चुके हैं। नेक्स्ट काम जो हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि ये जो नीचे अंडरलाइन आ रही है ये बाय डिफॉल्ट आपके एंकर लिंक्स के नीचे HTML डाल देती है। तो हम इनको रिमूव करेंगे, और सिर्फ इन लिंक्स के लिए नहीं बल्कि हम चाहते हैं कि जो हमारी पूरी वेबसाइट का डिज़ाइन है उसमें कहीं भी एंकर लिंक्स के नीचे ये अंडरलाइन ना आए। तो हम इस चीज़ को यूनिवर्सली टैकल करेंगे। तो हम टॉप पर चलते हैं और यहाँ पर एंकर लिंक को टारगेट करेंगे, और यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम नन कर देंगे, जिसकी वजह से ये डेकोरेशन खत्म हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप चाहें तो और किस्म की प्रॉपर्टी वैल्यूज भी अवेलेबल हैं जिन्हें आप बाद में खुद से भी देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर कोई डेकोरेशन नहीं चाहिए। मैं इसे सेव करूंगा और एक दफ़ा रिकैप कर लें कि इस एंकर टैग को अलहदा से इस नेविगेशन लिंक से हटकर टारगेट करने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि कोई भी लिंक जो हमारी वेबसाइट में आए, सिर्फ नेविगेशन लिंक ही नहीं बल्कि कोई भी लिंक हो, तो उसमें हमें ये टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए। तो हम इसे सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि वो अंडरलाइन जो थी वो यहाँ से अब गायब हो चुकी है। नेक्स्ट काम जो हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि अगर हम अपने इस लिंक के ऊपर हवर करें, यानी कि माउस इसके ऊपर लेकर आएं, तो इसका कलर चेंज हो जाए। तो इस काम के लिए हमारे पास सूडो क्लासेस होती हैं जो कि आपके एलिमेंट्स की डिफरेंट स्टेट्स के मुताबिक ब्राउजर खुद इंजेक्ट करता है, और इनमें से हवर की क्लास हम ऑलरेडी बेसिक ट्यूटोरियल्स में देख चुके हैं, हम उसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एंकर लिंक है इसके ऊपर हम एक कॉलन के साथ हवर की स्टेट को टारगेट करेंगे जो कि एक सूडो क्लास कहलाती है। इसको हम कलर की एक प्रॉपर्टी असाइन करेंगे जो कि अगेन एक कलर मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट कर रखा है, एक पर्पल कलर है, ये हम सेट करेंगे। और इसे अगर हम समझना चाहें दोबारा से तो बाय डिफॉल्ट इसका कलर ये ग्रे होगा, लेकिन जैसे ही हम इस एंकर के ऊपर हवर करेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप इसे आसानी से समझना चाहें तो इसकी क्लास ये हवर की क्लास हो जाएगी और हवर की क्लास पे कलर ये है, और जैसे ही हम इस पे से माउस हटाएंगे तो ये क्लास रिमूव हो जाएगी
और जब ये क्लास होगी ही नहीं तो ये कलर अप्लाई नहीं होगा और हमारा जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो अप्लाई हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और अगर आप देखें तो मैं जैसे ही इन एलिमेंट्स के ऊपर हवर करूंगा तो इनका कलर चेंज हो जाएगा और जैसे ही इनसे हवर आउट करूंगा तो इनका कलर वापस ग्रे हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप पैडिंग का इफेक्ट यहाँ नोट करना चाहें तो मैं अगर अपना माउस इसके ऊपर हवर करूं या इसके करीब लेके आऊं तो हमारा एलिमेंट पैडिंग की वजह से कहीं यहाँ नीचे से ही स्टार्ट हो जाता है, तो इसके ऊपर आते ही हमारा एलिमेंट क्लिकेबल भी हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। एक आखिरी प्रॉपर्टी जो इस ट्यूटोरियल में हम यहाँ कवर करेंगे वो अगर हम अपने डेमो प्रोजेक्ट को देखें, मैं आपको जूम करके ये पेज दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर अपने इस एलिमेंट के ऊपर हवर करूँ तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि ये जो ट्रांजिशन है हमारी ग्रे से पर्पल कलर में, ये बहुत सटल है या इसमें थोड़ी सी ट्रांजिशन है और ये एकदम से चेंज नहीं हो जाती बल्कि फेड इन होकर एक तरह से चेंज होती है और इसी तरह वापस आने पर भी ये ग्रेजुअली फेड अवे होती है। तो इस इफेक्ट को अचीव करने के लिए हमारे पास एक ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी होती है जो कि आपके पेरेंट एलिमेंट पर जाती है। तो बेसिकली ये हवर पर नहीं जाएगी बल्कि जो आपका एक्चुअल एलिमेंट है उसके ऊपर लगेगी और मैं यहाँ पर ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ का इसे बता सकते हैं जो कि एफिशिएंसी के लिए यूज़ होती हैं कि आप अगर स्पेसिफिकली एक ख़ास टाइप की प्रॉपर्टी पर ये ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं तो आप उस पर भी लगा सकते हैं। और अगर आप सारी प्रॉपर्टीज़ को, जिसमें ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है, कलर चेंजेस भी हो सकते हैं और भी इफेक्ट्स होते हैं, अगर आप सबको टारगेट करना चाहते हैं तो ऑल यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्योंकि हमने सिर्फ कलर चेंज किया है तो हम यहाँ पर कलर लिखेंगे और दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर इसको टाइम बताएंगे कि ये कितना टाइम लेगा इस ट्रांजिशन को कंप्लीट करने में। तो मिसाल के तौर पर हम इसे 1 सेकंड में कंप्लीट करना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा एक ईजिंग का फंक्शन होता है जिसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, ईज इन आउट, ईज आउट। ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स होते हैं कि आपकी ट्रांजिशन कैसे शुरू होगी और कैसे ख़त्म होगी। इन चीज़ों को आप अपने फारिग टाइम में खुद से भी देख सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पर ईज इन आउट यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो चौथी वैल्यू यूज़ होती है वो ट्रांजिशन डिले की होती है कि ये आपका जो ट्रांजिशन है ये किसी डिले से अगर आपने स्टार्ट करना हो, यानी कि फ़ौरन हवर करने पर ये स्टार्ट ना हो बल्कि कुछ डिले लेकर स्टार्ट हो, तो यहाँ पर आप कुछ टाइम डाल सकते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है और हम इसे नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे ही हम हवर करें ये इफेक्ट यहाँ पर आना शुरू हो जाए। तो हम इसे सेव करते हैं, वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ और अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इस एलिमेंट पर हवर करूँगा, मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो ये 1 सेकंड के अंदर अंदर ये ट्रांजिशन शुरू हो जाएगी। अब 1 सेकंड यहाँ पर कुछ ज़्यादा लग रहा है तो हम इसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम करेंगे और इस चीज़ को हम यहीं पर टेस्ट कर सकते हैं कि अगर मैं इस 1 सेकंड को यहाँ से 0.1 कर दूँ तो आप देखेंगे कि ये बहुत फास्ट हो गया है। हम इसे 0.3 सेकंड्स कर देते हैं और अब ये बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसे हमें हमारे डेमो प्रोजेक्ट में नज़र आ रहा है। तो हम ये वैल्यू यहाँ से कॉपी करेंगे और वापस ले जाकर इसे रिप्लेस कर देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा मार्जिन्स और पैडिंग्स का यूज़। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट डिस्प्ले टाइप को देखेंगे और उसके बाद होपफुली अपनी नेविगेशन की स्टाइलिंग को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।